आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 11 के लिए हिंदी कोर सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे टर्म 2 के लिए। तो बच्चों इसमें मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और जो टाइम है 2 आवर का है। इसमें दो खंड हैं। खंड क में कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन है और खंड ख में पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों में इसमें आंतरिक विकल्प दिए हैं, मतलब आपको चॉइस मिलेगा, इंटरनल चॉइस। और जो लास्ट इसमें इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चंस में उसको फॉलो करते हुए हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खंड क में कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन में जो पहला प्रश्न है कि संध्या काल के दृश्य पर लगभग 100 शब्द में एक रचनात्मक लेख लिखिए। तो देखिए, रचनात्मक लेख लिखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने का ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मन में आता है उसको आप नोट करते जाइए। कोशिश करिए कि वो संक्षिप्त हो, गहरा हो और आंकड़ा से संबंधित हो। अगर कोई चीज़ ऐसा है जो आपको याद आ जाता है या आपके दिमाग में है, जो भी विषय इसमें दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर लिखिएगा। लंबे चौड़े लेखन से बचिएगा, इधर उधर की बातों को लिखने से बचिएगा, टू द पॉइंट रहिएगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने रचनात्मक लेख लिखा है। एक है रेलवे प्लेटफॉर्म के दृश्य पर, जो इसका अथवा वाला प्रश्न है 100 शब्दों में, और दूसरा है संध्या काल के दृश्य पर। तो चलिए इसमें मैं जो लिखा हूँ आप लोगों को बताता हूँ और आप लोग भी उसके हिसाब से जो भी प्रश्न आएगा उसमें ज़रूर उसको लिखिएगा। अब खंड क में संध्या काल का दृश्य। तो संध्या काल का दृश्य सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें सोने की तरह जमीन पर पड़ने पर चमकने लगती हैं। आनंद की इस मौसम में लोग अपने कामकाज को छोड़कर घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। संध्या काल के साथ ही हल्का हल्का अंधेरा सभी को अपने आगोश में ले लेता है। गर्मी के मौसम में संध्या होने पर वातावरण में ठंडक महसूस होने लगती है। यह संध्या काल का समय सभी को घूमने के लिए प्रेरित करता है। हरिद्वार जैसे पवित्र स्थलों पर संध्या की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। संध्या के समय मानो माँ गंगा रोशनी की महक हम तक भेज रही है। ठंडी ठंडी मदकाती रोशनी के मध्य पूरा संसार शांत प्रतीत होता है। जहाँ भी नज़र जाती है अनुपम सुंदरता के दर्शन होते हैं। सने सने अस्त होते सूरज का दृश्य पहाड़ों के बीच से आती स्वर्णिम किरणें मन को भाती हैं। अब इसमें दूसरा जो प्रश्न है, रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य। रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य अपने आप में अनोखा होता है। मैं रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य देखकर चकित रह गया। भव्य एवं विशाल स्टेशन के किनारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, टैक्सी की भीड़ थी। खाली जगहों पर लोग चादर बिछाए लेटे थे। बड़ी मुश्किल से हम अंदर गए। टिकट काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लगी थीं। हम गर्मी के मारे पसीने में नहा रहे थे। करीब 30 मिनट बाद हमारा नंबर आया। हम टिकट लेकर प्लेटफार्म की ओर चले। प्लेटफार्म पर सामान और आदमियों के कारण तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। यात्रियों का शोर इन सब से बढ़कर था। अत्यंत कोलाहलपूर्ण वातावरण था। प्लेटफार्म पर छोटे छोटे स्टॉल थे। इसमें पानी की बोतलें, चाय और खाने पीने की चीज़ें बिक रही थीं। इतने में हमारी ट्रेन आ गई। यात्रियों के चढ़ने उतरने से भगदड़ जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। जनरल डिब्बे में भारी भीड़ थी। लोग पहले ही गेट पर लटके थे और हम डिब्बे में न जा सके। तो देखिए, इसको मैंने अपने तरीके से लिखा है ना। आप भी इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कोई विशेष सोचने वाला विषय नहीं है। इसका प्रश्न 2 है कि मोटरसाइकिल सुविधा के लिए है, तेज चलाने, कर्तव्य दिखाने के लिए नहीं। यह समझाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो ये पत्र लेखन से है, अनौपचारिक पत्र लेखन है, क्योंकि छोटे भाई को लिखा जा रहा है। तो इसमें ध्यान देना है कि जो अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप होता है उसी के हिसाब से लिखना है। मैंने आंसर में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न, चाहे छोटे भाई के लिए हो, बहन के लिए हो, पिताजी के लिए हो, चाचा जी के लिए हो, आप उसको लिख सकते हैं। इसी से संबंधित अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ है कि अपने मित्र को पत्र लिखकर विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता अभियान के अंतर्गत आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण दीजिए। तो इसमें मित्र को पत्र लेखन करना है। ये भी अनौपचारिक पत्र लेखन में आता है। अब देखिए, भाई को पत्र लेखन में सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अपना पता लिखा है, केलो विहार, रायगढ़। फिर 14 फरवरी 2022 डेट को लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्रिय अनुज संबोधन रहेगा। फिर यहाँ पे आशीर्वचन रहता है, जैसे सदैव खुश रहो। आगे देखिए कि मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस बार परीक्षा में 95% लाने पर माताजी ने तुम्हें मोटरसाइकिल उपहार में दिया है। तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत थी। कभी भी जोश में होश मत खोना। मोटरसाइकिल किसी अन्य को न देना, अन्यथा अन्य मित्रों के गलती का खामियाजा
तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात साथ में रखना और हेलमेट सदैव पहनना, अन्यथा कानूनी कार्रवाई में फंस जाओगे। भारी जुर्माना और जेल भी हो सकता है। दोस्ती यारी में कभी भी 3 सवारी मत करना। सौंदर्य प्रसाधन और सवारी एक साथ नहीं करना। ध्यान रहे, मोटरसाइकिल समय बचाने के लिए है, तेज़ चलाने या करतब दिखाने के लिए नहीं। मोटरसाइकिल को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलाना, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। वैसे मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन समझाना मेरा कर्तव्य है। उम्मीद है इन बातों का ध्यान रखोगे। तुम्हारा भाई संजय। यहाँ पे अथवा में देखिए, परीक्षा भवन रायगढ़, दिनांक 14 फरवरी 2022। प्रिय मित्र शंकर। तो ये जो संबोधन है या प्रारंभ है पत्र लेखन का, उसको बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। आगे इसको लिखते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर पता चला कि तुम मेरे विचारों और कार्यों से सहमत हो और समय समय पर मुझे बताते भी हो। प्रिय वर, तुम्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगा कि मुझे मेरे विद्यालय में साक्षरता अभियान हेतु चुना गया है। हमारे अभियान दल के सभी सदस्य निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु कृत संकल्पित हैं। हमने कुछ निरक्षरों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। हमने अपने आसपास के 100 निरक्षरों की सूची बना ली है। मैं इस दल का निरीक्षक हूँ। हमने कापी किताबों से लेकर उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने के सभी प्रबंध किए हैं। ऐसे में उनकी भी जागरूकता देखते ही बनती है। हमारे इस अभियान से और भी लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है। आशा है कि तुम इससे प्रेरणा लोगे। इस विश्वास के साथ तुम्हारा मित्र संजय। इसमें प्रश्न 3 है कि प्रतिवेदन तैयार करने के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो इसमें प्रतिवेदन के विषय में पूरा जानकारी हमको होना चाहिए। मैंने इसके उत्तर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि इस जो प्रतिवेदन तैयार करना है उससे संबंधित सारी तथ्यों को आपका गहराई से ज्ञान हो जाए। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रेस विज्ञप्ति लेखन के ऊपर है कि प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखा जाता है, उसका प्रारूप या तरीका क्या होता है। और इसका जो अथवा प्रश्न है वो है कि भारत सरकार के संचार मंत्रालय की ओर से कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की शर्तों एवं आवश्यकताओं पर लिए गए फैसले की प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए। तो इसमें प्रेस विज्ञप्ति हम लोग जारी करेंगे भारत संचार के सचिव बनकर, क्योंकि जो सचिव होता है या प्रमुख होता है वही विज्ञप्ति जारी करता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को हम कैसे लिखें। अब उत्तर 3 में देखिए, प्रतिवेदन के मुख्य तत्व निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है इसमें घटना या स्थिति विशेष प्रतिवेदन का प्रमुख तत्व होता है। माने कोई भी घटना हो रहा है या कोई स्थिति बन रहा है वो प्रतिवेदन का प्रमुख तत्व है। जब किसी विवादित प्रश्न, घटना, ज्वलन समस्या आदि की जानकारी पर कार्रवाई की जानी होती है तभी प्रतिवेदन लिखा जाता है। माने प्रतिवेदन हम तभी लिखते हैं जब कार्रवाई का पूर्ण आशंका हो या कार्रवाई होना तय हो। दूसरा, मनोनीत प्रतिवेदक या गठित समिति की नियुक्ति किसी घटना की संपूर्ण जानकारी के लिए किसी व्यक्ति या समिति को जिम्मेदारी दी जाती है। माने जब भी प्रतिवेदन लिखना होता है तो एक को प्रमुख प्रतिवेदक बनाएंगे या समिति गठित करेंगे और संपूर्ण जानकारी के लिए फिर एक जिम्मेदारी भी दिया जाएगा जिससे मामले की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। उसके बाद देखिए, प्रमाण तथा तथ्य। प्रमाण तथा तथ्य प्रतिवेदन की प्रामाणिकता दिए गए साक्ष्यों तथा तथ्यों पर ही निर्भर करती है। माने कोई मनमाना प्रतिवेदन नहीं लिख सकता, उसके लिए उसको साक्ष्य और तथ्य देने ही होंगे। फिर इसके बाद निश्चित अवधि में ही प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना होता है। तो जो प्रतिवेदन लिखा जाता है वो एक निश्चित अवधि में लिखा जाएगा, आप मनमाने तरीके से उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। अब इसका अथवा जो है ना वो प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित है। तो देखिए, प्रेस विज्ञप्ति में सबसे पहले एक आयताकार बक्सा बनाते हैं। ऊपर में जिसने प्रेस विज्ञप्ति जारी करना है वो लिखेगा, जैसे यहाँ पे संचार मंत्रालय कर रहा है तो संचार मंत्रालय, फिर नीचे में प्रेस विज्ञप्ति, फिर जो विषय है उसका वर्णन यहाँ पे संक्षिप्त में ऐसा करना है कि सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएँ। जैसे कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की शर्तों के विषय में भारत सरकार ने महानिदेशक डाक और तार के प्रार्थना पत्र पर डाक तर कर्मचारियों वेतन और उनकी सेवा शर्तों पर विचार करने के लिए तुरंत एक जांच आयोग के गठन का निश्चय किया है। तो देखिए, जो बातें इसमें समाहित हो गई, इस आयोग के सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। इसमें डाक तर विभाग के 2 प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। आयोग के विचारार्थ विषयों में वेतन, भत्ते, महंगाई और प्रोन्नति माने प्रमोशन आदि समस्याओं पर भी विचार करेगा। और देखिए, जो जारी करता है, जो सचिव जारी करेगा ना, उसका पद नाम, उसका नाम यहाँ पे रहता है। जैसे संजय पटेल, ब्रैकेट में संजय पटेल, सचिव संचार मंत्रालय भारत सरकार।
तो इस प्रकार का नाम आपको हमेशा इसमें देखने को मिलेगा और लिखना है आपको, है ना। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसमें मार्क्स कटेगा। और साथ ही साथ जो प्रेस विज्ञप्ति होता है उसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाएं संक्षिप्त में, बहुत ही गठे हुए शब्दों में। इसमें प्रश्न 4 है, 20 मई 2020 को विद्यालय में वार्षिक उत्सव के संदर्भ में एक बैठक होनी निश्चित हुई है। बैठक से पूर्व विचारणीय बिंदुओं पर कार्यसूची बनाइए। तो देखिए जो तारीख इसमें दिया हुआ है और जो विषय दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोगों को कार्यसूची बनाना है। तो कार्यसूची कैसे बनाते हैं, उसका प्रारूप क्या होता है, किन बिंदुओं को उसमें शामिल करते हैं, उसका उत्तर मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया हुआ है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो कार्यसूची बनाने से संबंधित सारी जो आपके परेशानी है, आशंकाएँ हैं या अज्ञानता है, दूर हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है इसमें कार्यवृत्त का क्या तात्पर्य है, कार्यवृत्त कैसे लिखते हैं। तो कार्यवृत्त को अंग्रेजी में मिनट्स राइटिंग बोलते हैं कि कोई मीटिंग हो रहा है, उसमें कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, क्या चर्चा चल रहा है, क्या जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, क्या आदेश निकलेगा, ये सब कार्यवृत्त में आता है। तो उसका यहाँ पे मैंने एक लेखन किया हुआ है इसके उत्तर में, जिसको आप देखेंगे तो कार्यवृत्त से संबंधित सारी शंकाएँ आपकी दूर हो जाएंगी। उत्तर 4 में देखिए, सबसे पहले एक वाक्य बनाना है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। फिर उसके बाद जो विद्यालय है उसका नाम लिख देना है, संजय पटेल विद्यालय सांस्कृतिक समिति का बैठक। फिर दिनांक 14 फरवरी 2022, बैठक समय प्रातः 10 बजे, स्थल विद्यालय सभागार। कार्यसूची में देखिए कार्यसूची को यहाँ पे फिर से लिखना है। और सबसे पहले जो मैंने बोला दिनांक, बैठक का समय, स्थल, ये सब इसमें लिखा होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स से कटेगा। और साथ ही साथ जो इसमें बोला गया है स्कूल, उसका यहाँ पे लिखना है, और डेट जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर कार्यसूची में देखिए पहला है कि 5वीं बैठक के कार्यवृत्त की संतुष्टि। दूसरा है पिछले निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा। तीसरा है वार्षिक उत्सव में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा। चौथा है मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, निमंत्रण पर चर्चा। फिर है 5वां विद्यालय प्रबंधन समिति से सुझाव। 6वां है वार्षिक उत्सव पर होने वाले व्यय पर चर्चा। 7वां है खेलों के आयोजन पर विचार। 8वां है प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार करने पर विचार। 9वां है जलपान भोज के आयोजन पर विचार। और 10वां है धन्यवाद ज्ञापन। फिर वहाँ पे हस्ताक्षर करेगा जो सचिव होगा सांस्कृतिक समिति का, तो यहाँ पे हस्ताक्षर सचिव सांस्कृतिक समिति। तो इस प्रकार से हम इसको काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। अब इसके अथवा में देखिए, अथवा में है कि बैठकों में की गई कार्यवाही के लिए लिए गए निर्णयों के आधार पर एक कार्यवृत्त तैयार किया जाता है। मैंने जो कार्यवृत्त तैयार करना होता है वो जो भी बैठक हो रहा है, जो भी मीटिंग हो रहा है, जो भी निर्णय उसमें लिए जाते हैं, जो भी कार्यवाही होता है ना, उसके लिए कार्यवृत्त या मिनट तैयार किया जाता है, जिसे बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों में परिचालित किया जाता है। जो लोग भी बैठक में भाग लिए होते हैं सबको जो कार्यवृत्त है वो दिया जाता है, मिनट दिया जाता है। लिए गए निर्णयों पर किसको कार्रवाई करना है ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो जो निर्णय लिए गए हैं उसमें किसको कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बनाया जा रहा है ये बताया जाता है। कार्यवृत्त को बैठक के अध्यक्ष के द्वारा अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जाता है। तो जो अध्यक्ष होगा उसके अनुमोदन के बाद जो सदस्य सचिव है वो कार्यवृत्त को जारी करता है। मिनट्स चल रही मीटिंग के दौरान लिया गया एक ब्यौरा होता है, जिसे प्रोटोकॉल या नोट के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रोटोकॉल या नोट क्या होता है कि जो भी मीटिंग के दौरान चीज़ें चल रही होती हैं उसका एक ब्यौरा होता है। इसमें उपस्थित लोगों की सूची, उठाए गए मुद्दे, संबंधित प्रतिक्रियाएं और मुद्दे को हल करने के लिए लिए गए अंतिम फैसले शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य उपलब्धियों और समय सीमा के साथ साथ कौन से कार्य किसे सौंपे गए हैं इसका हिसाब रखना होता है। मन इसमें पूरा बारीक हिसाब होता है कि कौन कार्य किसको दिया गया है, क्या समय सीमा है, क्या उपलब्धियां हासिल हुई, क्या उद्देश्य है। अब बैठक के कार्यवृत्त का प्रारूप ध्यान से देखिए। कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम पेज के ऊपर में बाईं ओर होता है। दूसरा दिनांक, तो दिनांक कहाँ होता है, पेज के दाहिनी तरफ सबसे ऊपर में दिनांक होगा। फिर टॉपिक, 2 बार रिटर्न की दबाने पर पेज के ठीक बीच में। हाजिर लोग, हाजिर व्यक्तियों के नाम पद तालिका के 2 कॉलम में। गैर हाजिर लोग, अनुपस्थित व्यक्तियों के नाम 3 कॉलम में। कार्यसूची, मीटिंग में चर्चा का विषय। फिर मीटिंग में उठाए गए मुद्दे, वक्ताओं के नाम और मुद्दे। सुझाव, वक्ताओं के नाम के साथ उनके सुझाव। फैसला, मीटिंग में लिया गया निर्णय। कार्यसूची, कौन कौन से कार्य सौंपे गए और किसको। भविष्य में होने वाली मीटिंग, अगली मीटिंग की तारीख और चर्चा के विषय। इसमें प्रश्न 5 है कि आज़ादी के बाद प्रमुख हिंदी पत्रकारों के नाम बताइए। तो आज़ादी के बाद के जो प्रमुख हिंदी पत्रकार हैं उनके नाम हमको लिखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पत्रकारिता पढ़ना पड़ेगा। और जो दूसरा प्रश्न है इसमें कि खोजपरक पत्रकारिता के विषय में बताइए। तो खोजपरक पत्रकारिता क्या होता है, पत्रकारिता का एक प्रकार है, इस विषय में हम लोगों को लिखना है। तो अगर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को आप देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसके उत्तर हम कैसे लिखें या इससे संबंधित जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं।
तो देखिए उसमें उत्तर 5 का जो पहला प्रश्न है कि जिसमें बताना है कि आज़ादी के बाद कौन कौन से प्रमुख पत्रकार हुए हैं, तो उसमें अज्ञे हैं, रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती हैं, श्याम मनोहर जोशी हैं, राजेंद्र माथुर हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं और सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं आदि जो है ना प्रमुख पत्रकार हुए हैं। उसके बाद हम इसके अथवा प्रश्न का उत्तर को देखेंगे तो जिसमें स्टिंग ऑपरेशन जो होता है या खोजपरक जो पत्रकारिता है उसके ऊपर बताने को बोला गया है। तो वह पत्रकारिता जो गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश करती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो, खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। इसका नवीनतम रूप स्टिंग ऑपरेशन है। इसमें प्रश्न 6 है कि संचार जीवन की निशानी है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए संचार ही मानव जीवन का एक पहचान है। बिना संचार के मानव क्या करेगा, कैसे बोलेगा, कैसे बताएगा, चाहे संचार मुख हो या अमुख हो। तो इस प्रश्न में मैंने कोशिश किया है कि संचार क्यों आवश्यक है, क्यों ये मानव जीवन की निशानी माना जाता है, इसके बिना मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको मैंने स्पष्ट किया है। अगर आप इस उत्तर को अच्छे से समझेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न कभी मिस नहीं करेंगे। इसका जो अथवा वाला प्रश्न है कि पत्रकारिता के मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए किसी भी व्यवसाय में अगर मूल्य न हो तो व्यवसाय नहीं पशुता है। तो पत्रकारिता में भी मूल्य का होना आवश्यक है। मैंने इसके उत्तर में प्रयास किया है कि आप समझें कि पत्रकारिता के मूल्यों को हम कैसे समझ सकते हैं और किस प्रकार के मूल्यों के साथ हमको पत्रकारिता करना चाहिए। अब 6वें प्रश्न का जो उत्तर है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी होने के कारण वह संचार करता है। तो देखिए इसमें संचार के विषय में काफ़ी अच्छे से हमको समझाना है। तो चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो संचार करेगा ही, आपस में बात करने के लिए, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो दैनिक जीवन में संचार आधार है। संचार ना होने का अर्थ मृत्यु के समान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुख या अमुख माने शब्दों में या बिना शब्दों के अगर संचार नहीं करेगा तो मृत्यु तुल्य हो जाएगा वो। संचार मनुष्यों को आपस में जोड़ता है। संचार जो है मनुष्यों के जोड़ का आधार है। मनुष्य संचार के द्वारा ही अपने मन के भावों को प्रकट करता है। अतः कहा जा सकता है कि संचार जीवन की निशानी है। इसके अथवा में अगर हम लोग देखें उसके उत्तर को तो पत्रकारिता एक तरह से दैनिक जीवन का इतिहास लेखन है, या इसको हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। इसके निम्नलिखित मूल्य हैं, है ना। पत्रकारिता के कौन कौन से मूल्य हैं। पहला, पत्रकार को ऐसा समाचार नहीं लिखना चाहिए जिससे किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। माने पत्रकारिता को और पत्रकार को हमेशा व्यक्तिगत आक्षेप से बचना चाहिए। एक स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए, मुद्दे को उठाना चाहिए, न कि किसी से व्यक्तिगत नोकझोंक या छीना झपटी या छीटाकसी करना चाहिए। दूसरा है कि समाज में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए कि अगर आप ऐसा पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार हैं जिसे समाज में भ्रम या झूठ फैल रहा है, गलत चीज़ को आप प्रचार करना चाहते हैं, गलत तथ्यों को रखना चाहते हैं, तो जो है ना पत्रकारिता की मर्यादा के खिलाफ है। इससे पत्रकार को या पत्रकारिता को बचना चाहिए।